हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के हैं जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम बात करेंगे संघीय न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरीक्षण का, जिसमें फेडरल जुडिकल्स एंड जुडिकल रिव्यूज़ के विषय में चर्चा होगी यहाँ पर, जिसमें ओरिजिन ऑफ द फेडरल जुडिकल यानी संघीय न्यायपालिका के संगठन, जो कि बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो है जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम न्यायपालिका के संगठन के विषय में चर्चा करेंगे यूएसए के लिए, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए यूएसए के न्यायपालिका के विषय में, तो इसमें एक बात आती है जिसमें फार्गुसन और मैके हेनरी ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि सभी संगठित समाजों के लिए न्यायालय का होना अनिवार्य है, परंतु उनका संगठन तथा उनके कार्य सरकार के रूप में जो है राजनीतिक सिद्धांतों, सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों तथा रीति रिवाजों की विभिन्नता के कारण अलग अलग होते हैं। न्यायालय का होना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके व्याख्या तथा कानून को तोड़ने वाले को दंड देने के लिए एक अलग जो है संस्था होना अति आवश्यक है। यह संस्था न्यायालय करती है, इसलिए इस संस्था के जो है न्यायपालिका कहते हैं। और संघीय सरकार की सफलता के लिए एक शक्तिशाली न्यायपालिका का होना और भी अनिवार्य बना देता है। संघीय सरकार में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि सरकार तथा जो है जनता का जो है सम्मान प्राप्त कर सके। यानी सम्मान प्राप्त करना जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाती है। अगर संघ सरकार का अर्थ होता है तो केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी जरूरी होता है। कहते हैं शक्ति का विभाजन होने के कारण केंद्र तथा प्रांतों में झगड़े उत्पन्न होने स्वाभाविक सी बात होती है, और इन झगड़ों को निपटने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार में जो है संविधान देश का सुरक्षा कानून माना जाता है। संविधान की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की बहुत आवश्यक होती है ताकि संविधान की रक्षा की जा सके। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, और इसलिए संविधान निर्माता न्यायपालिका के महत्व को अच्छी तरह से समझते भी थे। संविधान निर्माता यह विचार रखते थे कि संघ सरकार का इकाइयों में झगड़ों के निपटने के लिए जो है संविधान की व्याख्या तथा संविधान की रक्षा करने के लिए तथा न्याय की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है। और इन जो है आवश्यकताओं को महसूस करते हुए संविधान निर्माता ने सरकार के तीसरे अंग अथवा न्यायपालिका की स्थापना किया, और संविधान के तीसरे अनुच्छेद के न्यायपालिका को संगठन तथा शक्ति का वर्णन भी किया गया। और तीसरे अनुच्छेद में लिखा भी गया है कि संयुक्त राज्य न्यायिक शक्तियों एक जो है सुप्रीम कोर्ट और छोटे न्यायपालिका की निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित भी करेगा। यानी द जुडिकली पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट शैल बी अ वेस्टल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सच इंफीरियर्स कोर्ट एंड द कांग्रेस में बी फॉर्म टू टाइम ऑर्डिनेंस एंड द एस्टेब्लिश। तो ये बात साफ शब्दों में कहा गया था, जिसमें
ग्रिफ्थ ने भी अपनी बातों को यहाँ दोहराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि इस अनुच्छेद को स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने जो है संघीय न्यायपालिका की सरकार के तीनों अंगों का तीसरा सदस्य बनाया है, जो सदस्यों को किसी तरह का जो है कम महत्व नहीं है। अब बात यहाँ पर हम करें तो न्यायालयों का जो है प्रकार, काइंड ऑफ कोर्ट, तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दो तरह की अदालतें होती है। एक संघीय न्यायालय होता है जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, और राज्य न्यायालय जिसे स्टेट कोर्ट कहते हैं। ये दोनों तरह के जो अदालत एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों अदालतों में संबंध भी है। और इस अध्याय में केवल हम संघीय न्यायपालिका के वर्णन करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं बात करें संघीय न्यायालय के दो भागों में बांटा जा सकता है, एक संवैधानिक न्यायालय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तथा व्यवस्थापक न्यायालय यानी लेजिस्लेटिव कोर्ट। कहते हैं संवैधानिक न्यायालय में जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट में कि संवैधानिक न्यायालय के न्यायालय है जिन्हें संविधान के द्वारा ठीक है तीसरे अनुच्छेद की शक्ति के अधीन स्थापित भी किया गया है। यह न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट यानी अपीली सक्रिय न्यायालय यानी सर्किट ऑफ कोर्ट ऑफ द अपील तथा न्याय जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। संविधान में केवल जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है और कांग्रेस की शक्ति भी दी गई है, वह जो है निम्न न्यायालय की स्थापना करे। और इसके प्रकार जो है अपीली सर्किट न्यायालय यानी सर्किट कोर्ट ऑफ द अपील तथा जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना कांग्रेस ने की है। इन दोनों प्रकार के न्यायालयों के संगठन तथा क्षेत्र अधिकार को कानूनों द्वारा निश्चित किया गया है। केवल जो है सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस जो है समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान में किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है। कहते हैं अगर सन 1953 ईस्वी में बात करें कांग्रेस के कोर्ट ऑफ क्लेम्स यानी कोर्ट ऑफ क्लेम्स की व्यवस्थापक की, तो कहते हैं न्यायालय की श्रेणी के निकाल कर ये घोषणा कर दी गई थी कि इसकी स्थापना संविधान के तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है। और इस प्रकार कोर्ट ऑफ क्लेम्स को संवैधानिक न्यायालय में श्रेणियों में सम्मिलित कर दिया गया है। इसी तरह कोर्ट ऑफ कस्टम्स और पेस्टिस अपील्स जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी, कांग्रेस ने जो है 1956 में जो है व्यापक श्रेणियों में निकाल कर संवैधानिक न्यायालय की श्रेणी में शामिल किया है। अंततः आजकल कोर्ट ऑफ क्लेम्स तथा कोर्ट ऑफ कस्टम्स और पेस्टिस जो है अपील्स भी संवैधानिक श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ व्यवस्थापक न्यायालय का लेजिस्लेटिव कोर्ट का, तो कहते हैं संवैधानिक न्यायालय तथा व्यवस्थापक न्यायालय में इतना ही अंतर है कि संवैधानिक न्यायालय की स्थापना तीसरे अनुच्छेद के अधीन की गई है, जबकि सर्वव्यापक न्यायालय की स्थापना कांग्रेस के कानून के अधीन की जाती है। यह न्यायालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और इन न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस अपने पास के कानूनों को लागू करने में सहायता करने के लिए करती है। कोलंबिया के जिले में जो है व्यवस्थापक न्यायालय है आजकल कस्टम्स कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ कस्टम्स मिलिट्रीज अपीलों का कोर्ट, द कोर्ट ऑफ द मिलिट्री अपील्स इत्यादि व्यवस्थापक न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। संवैधानिक न्यायालय के जो है न्यायाधीश तथा जो है सर्वव्यापक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जबकि जो है व्यवस्थापक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है और संवैधानिक न्यायालय के केवल महाभियोग के ढंग से ही हटाया जा सकता है, जबकि व्यवस्थापक न्यायालय के अधीन न्यायाधीशों को जो है अन्य ढंगों से हटाए जाने की प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आ गया है संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ द जुडिशलिज्म ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी अमेरिकन के संविधान के तीसरे अनुच्छेद के जो है दूसरे भाग में संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का यहाँ वर्णन किया गया है। संघीय न्यायालय के पास उन्हीं विषयों में मुकदमा आते हैं जिनका संविधान में या तो स्पष्ट वर्णन किया गया है जो संविधान में दी गई शक्तियों में निहित होती है। संघीय न्यायालय की जो है परामर्श देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संघीय न्यायालयों की परामर्श देने का अधिकार प्राप्त नहीं है और संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार कुछ दिए गए हैं जो आपके समक्ष है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आता है संघीय संविधान के अंतर्गत कानून और औचित्य से संबंधित मुकदमे इसमें देखे जाते हैं। संघीय कानून के विदेश से की गई संधियों को संबंधित मुकदमे भी होते हैं और नौ सेना तथा समुद्री व्यवस्था से संबंधित मुकदमे भी इसमें देखे जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रह जाती है। अगर साथ में देखा जाए इसके साथ भी जो है राजदूतों को जो है विदेशी
कौशलियों तथा अन्य मजिस्ट्रेटों से संबंधित मुकदमे भी इसमें देखे जाते हैं। वे सभी झगड़े जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष में है या दो से अधिक राज्य के मध्य सभी झगड़े इसमें देखे जाते हैं। विभिन्न राज्यों के नागरिकों के झगड़े भी इसमें देखे जाते हैं और एक ही राज्य के नागरिकों में विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली भूमि के स्वामित्व से संबंधित झगड़े भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं वह सभी झगड़े जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य तथा नागरिक तथा किसी विदेशी राज्य तथा उनसे नागरिकों के मध्य हो, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। बात अगर हम यहाँ करें संविधान के 11वें संशोधन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य पर केवल अन्य राज्य द्वारा ही उसकी स्वीकृति के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्य के नागरिक विदेशी नागरिकों किसी राज्य पर उसकी स्वीकृति के बिना मुकदमा नहीं कर सकता है और वह भी राज्य के न्यायालय यानी स्टेट कोर्ट में ही चलाया जाता है। तो जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। अगर बात करें निम्नलिखित मुकदमे संघीय न्यायालय में सुने जा सकते हैं, परंतु संविधान के एकमात्र अधिकार संघीय न्यायालय को नहीं दिया है। कांग्रेस के पास यह शक्ति है कि वह जो मुकदमा चाहे संघीय न्यायालय के एकमात्र अधिकार में दे दे अथवा जिन मुकदमों को चाहे राज्य के अदालतों को दे दे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है कांग्रेस के लिए। कहते हैं अगर आजकल देखा जाए तो संघीय न्यायालय के संबंधित मुकदमे का एक अधिकार प्राप्त भी होता है। वे सभी मुकदमे जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा कोई राज्य एक पक्ष में हो उनमें मुकदमा शामिल नहीं है और इसमें राज्य तथा उसके नागरिकों के मध्य कोई झगड़ा हो। कहते हुए सभी मुकदमे को जो राजदूतों तथा विदेशी कौशलियों से संबंधित होते हैं इसमें देखा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों के मुकदमे भी इसके अंतर्गत आते हैं। बात यहाँ करें संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के अधीन शुरू किए गए दंडों को अपराधों को संबंधित मुकदमे में तो नौसेना तथा सामूहिक व्यवस्था के संबंध में मुकदमे जो है पेटेंट्स राइट्स कॉपीराइट्स के मुकदमे भी इसमें देखे जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दिवालेपन के संबंधी मुकदमा हो तो इसको भी इसमें के अंतर्गत ही आता है। इन सब विषयों के अतिरिक्त विषय जो संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में समावर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं, इन विषयों में संबंधी मुकदमे संघीय न्यायालय तथा राज्य के न्यायालय में सुने जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यह मुकदमा करने वाले पर निर्भर करता है कि मुकदमा संघीय न्यायालय में करता है अथवा राज्य के न्यायालय में, परंतु प्रतिपक्षी को यह अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र देकर इस मुकदमे को राज्य के न्यायालय में से संघीय न्यायालय के पास ले जाए। यानी ले जाने का पूरा अधिकार जो होता है उपभोक्ता का होता है, जो कि अपना पक्ष रखते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें संघीय संवैधानिक न्यायालय के संगठन का, तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट। तो हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि कांग्रेस के 3रे अनुच्छेद के अधीन जो संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की गई है उनकी संख्या 3 है, यानी जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, अपीली सक्रिय न्यायालय यानी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन हम इन तीनों के संगठन तथा शक्तियों के वर्णन के बारे में भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनता है। अगर बात यहाँ पर करें जिला न्यायालय की यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो इसमें आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि संघीय न्यायालय के सबसे निचले दर्जे के न्यायालय को जिला न्यायालय का नाम दिया गया है। यानी सबसे नीचे दर्जे का ये होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्य में से जो है 95 जिला न्यायालय है, यानी अगर 50 राज्य है तो इसमें 95 जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक न्यायिक जिले में एक जिला न्यायालय है तथा एक राज्य के 2-3 जिले में बांट दिया जाता है और इस बार कई राज्य संपूर्ण जो है न्यायिक जिला होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे। कहते हैं अगर देखा जाए तो छोटे से छोटे राज्यों में एक जिला न्यायालय अवश्य ही होता है और जिला न्यायालयों में कम से कम एक जज तथा अधिक से अधिक जो है 27 जज होते हैं। जजों की संख्या जिला न्यायालय के कार्यभार पर निर्भर करता है। जिन जिला न्यायालयों के काम अधिक होता है उनमें जजों की संख्या भी अधिक होती है। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालयों के जजों की कुल संख्या जो है 307 है, यानी जिला की जो देखा जाए तो 307 जजों की संख्या है और जिला न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से ही करता है। यानी राष्ट्रपति करता है लेकिन इसके सीनेट की स्वीकृति होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। इसे कार्य की अवधि अच्छे सदाचार के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा उसका है, गुड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे सदाचार रहेंगे तो उसके जो है कार्यकाल बढ़ाई भी जा सकती है। जिला न्यायालय के जजों के उसी जिले में रहना पड़ता है। जज का स्थायी कार्यालय अपने जिले के किसी मुख्य नगर में ही होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है।
अगर बात करें क्षेत्र अधिकार का तो इसमें ये बात साफ हो जाती है कि जिला न्यायालय के पास केवल आरंभिक मुकदमे ही आते हैं और इन न्यायालय में अपील का कोई मुकदमा नहीं आता है। इन न्यायालय के पास वही मुकदमे आते हैं जिनकी आरंभ जिला न्यायालय में ही होती है, परंतु कई बार राज्य की अदालतों में आरंभ किए गए मुकदमे इन जिला न्यायालय में परिवर्तन कर किए जाते हैं। साधारण व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होती है कौन सा मुकदमा जिला कोर्ट में जाएगा और कौन सा मुकदमा जो है राज्य के न्यायालय में जाएगा। यह जानकारी अनुभवी वकीलों को ही होती है। जिला कोर्ट में निम्नलिखित प्रकार से मुकदमे आरंभ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इसमें मेनली जो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधी अपराधों के सभी मुकदमे इसी न्यायालय में आरंभ किए जाते हैं। और बात करें नौसेना संबंधी मुकदमे भी इसके अंतर्गत आता है और दिवालेपन के मुकदमे भी इसी के अंतर्गत रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन करने वाले नियमों को जो है संबंधी मुकदमे इसी के अंतर्गत आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में मुकदमे भी इसी में सुने जाते हैं। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के नागरिक का विदेशी नागरिक के मुकदमे भी इसी के अंतर्गत आता है या अंतरिम राज्य जैसे पैटेंट, कॉपीराइट, पोस्टल्स से संबंधित मुकदमे इसी न्यायालय में आरंभ होते हैं। राज्य की अदालतों की परिवर्तन किए गए मुकदमे भी इसी में ही सुने जाते हैं। बात करें जिला न्यायालय के पास मुकदमे की संख्या का तो कहते हैं 1 लाख प्रति वर्ष होती है और इन मुकदमों में जो है 64,000 के लगभग दीवानी मुकदमे होते हैं और 36,000 के लगभग जो है फौजदारी मुकदमे देखे जाते हैं। साधारण जिला न्यायालय में फैसले एक न्यायाधीश के द्वारा किए जाते हैं, परंतु कुछ मुकदमों में निर्णय 3 न्यायाधीशों के द्वारा किए जाते हैं। संघीय न्यायालय के केवल इन्हीं न्यायालयों में जो है ग्रैंड जूरिस और पैट्री जूरिस का प्रयोग किया जाता है और इन न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है सर्किट न्यायालय में अपील की जा सकती है। कहते हैं और जब कभी न्यायालय किसी कानून को अवैध घोषित कर देता है तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि अवैध घोषित करने पर आप जो हो सुप्रीम कोर्ट के अपील वाले में जो है अपना मुकदमा ले जा सकते हो। यदि बात यहाँ करें अपीली सर्किट न्यायालय के तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील यानी अपील करने का अधिकार जो यहाँ दी गई है जिला कोर्ट के जो है ऊपर अपीली सर्किट न्यायालय है जो कि जिला के बाद आती है। इन न्यायालय में सन जो है 1948 इसमें पूर्व संघीय अपीलों कोर्ट को कहते थे और इस न्यायालय की स्थापना जो था 1851 में की गई थी, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट के भार को कम करने के लिए किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम भार मिले और छोटी छोटी मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, इसलिए जो है इसकी जो है पुण्य संगठन अपील कोर्ट की जो स्थापना किया गया था जो 1948 इससे पूर्व संघीय में बनाया गया था और इसकी स्थापना जो था 1891 में की गई थी। कहते हैं अगर हम अपीली सर्किट न्यायालय की कुल संख्या जो है 11 माना गया है, यानी 11 जो है कुल संख्या है अपीली सर्किट न्यायालय की कुल अमेरिका में। इनमें से 11 में से एक सर्किट न्यायालय जो है कोलंबिया के ज़िले में है और बाकी 10 सर्किट न्यायालय न्यूयॉर्क क्षेत्र में पाए गए हैं। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय की दृष्टि से 10 न्यायिक क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक कहते हैं न्यायिक क्षेत्र में एक सर्किट न्यायालय भी है और इन क्षेत्र का विभाजन क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि इनका विभाजन जो है मुकदमे की संख्या के आधार पर किया गया है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में कम से कम 3 न्यायाधीश और अधिक से अधिक 15 न्यायाधीश होते हैं, परंतु मुकदमे को सुनने के लिए जो है 2 न्यायाधीशों जो है कोरम अनिवार्य है, यानी कोरम होना अनिवार्य होता है और ये साधारणतः मुकदमे सुनने के लिए 3 न्यायाधीशों का जो है डिवीज़न बैठता है। कहते हैं कई बार जो है महत्वपूर्ण मुकदमे को सुनने के लिए सभी न्यायाधीश जो है फुल बैच के रूप में बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश अपने निजी क्षेत्र के सर्किट न्यायालय के न्याय कार्रवाई में भाग भी ले सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के कुल जो है 9 न्यायाधीश होते हैं और सर्किट न्यायालय की संख्या 11 है, तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं इसलिए 2 न्यायाधीशों को 2 से अधिक सर्किट न्यायालय में बैठने का अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि कहते हैं न्यायाधीश 9 है और 11 जो है न्यायालयों की संख्या है, तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि 2 न्यायाधीशों के बैठने का जो है प्रावधान किया गया है। और कई बार सर्किट न्यायालय की बैठक अपने क्षेत्र के विभिन्न स्थापनों पर की जाती है और जिला कोर्ट के न्यायाधीशों की सर्किट न्यायालय की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु वे उन मुकदमे का जो है कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं जो उन्हें स्वयं जिला कोर्ट में सुने होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाती है, यानी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के लिए सीनेट की जो है स्वीकृति लेना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन जाता है।
इन न्यायाधीशों की अवधि अच्छे सदाचार के ऊपर डिपेंड करता है, यानी गुड बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा बिहेवियर रहता है तो कई सालों तक ये अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। बात अगर हम करते हैं क्षेत्र अधिकार का, तो क्षेत्र अधिकार जो है साफ शब्दों में ये बात आ जाती है कि अपील सर्किट न्यायालय, जैसे कि इनमें नाम से स्पष्ट है, मुख्य अपील के न्यायालय है। कुछ मुकदमों को छोड़कर इन न्यायालय के पास अपील के रूप में ही मुकदमे आते हैं, यानी इसमें अपील के रूप में मुकदमा सारी सुनी जाती है। और इन न्यायालय के पास अपने क्षेत्र के अंतर्गत जिला कोर्ट को अपील भी आती है। और सर्किट न्यायालय पर उन मामलों में जो अर्ध न्यायिक यानी जो है लीगल वेस्ट के जो अधिकतम पुनः कमीशन से आते हैं के विरुद्ध अपील सुने जाते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो कुछ एक जो होते हैं मुकदमे का छोड़कर सर्किट न्यायालय के निर्णय अंतिम माना जाता है। जिस मुकदमे संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो उसको मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की जा सकती है। और इसी तरह जब सर्किट कोर्ट राज्य कानून को या संयुक्त राज्य के संधियों के अवैध घोषित कर देती है तब उन निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति से ही अपील की जा सकती है। और इस तरह अधिकांश मुकदमे जो है सर्किट न्यायालय में ही समाप्त हो जाते हैं। यह न्यायालय प्रति वर्ष जो है 5000 से अधिक अपील सुनते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके विषय में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है देखते हैं। बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका में बहुत काफ़ी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय के सबसे शिखर पर जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च और सर्वमान्य है। संविधान के 3रे अनुच्छेद में ये लिखा भी गया है कि संयुक्त राज्य के न्यायाधीश शक्ति का सुप्रीम कोर्ट और ऐसे छोटे न्याय में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगा, यानी कांग्रेस के यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। द जुडिशरी पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट shall be vested on the Supreme Court and such as inferior to court of a Congress may from time to time or enter and the establish। यानी इसमें अगर मुनेरे की बात जाने तो मुनेरे ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि संविधान में केवल एक संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था अवश्य ही की गई है। संविधान की अन्य धारा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों की जो है स्थापना हो सकती है। यदि कांग्रेस ऐसा करना आवश्यक समझे तो कांग्रेस ने अपने इस अधिकार का प्रयोग जो है अन्य न्यायालयों की स्थापना भी किया है। और इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट का ही वर्णन किया गया है। इस तरह इस न्यायालय की स्थापना जो है संविधान के अंतर्गत अनिवार्य ठहराया भी गया है। और जिला कोर्ट जो है सर्किट कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट के जो है कांग्रेस समाप्त नहीं कर सकता, यानी कांग्रेस के का अधिकार नहीं है कि इसको समाप्त कर सकता है। सरकार के दूसरे अंगों जो है कांग्रेस तथा राष्ट्रपति की तरह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी संविधान के आदर्शों के अनुसार ही की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1789 ईस्वी में किया गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है कि न्यायाधीश एक्ट जो है जुडिशरी एक्ट जो है 1789 के द्वारा की गई थी। आरंभ में 2 जो है बैठकें न्यूयॉर्क के वालेस्टेन में हुई थी, परंतु इसमें एक भी मुकदमा नहीं आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो इसके 2 बैठकें जो है फिलाडेल्फिया में हुई थी। फिलाडेल्फिया से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि जिसमें हटाकर इसे वाशिंगटन में ले जाया गया, यानी पहले ये फिलाडेल्फिया में थी और उसके बाद वाशिंगटन में इसको ले जाया गया। आज का सुप्रीम कोर्ट जो है वाशिंगटन में ही स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय बहुत शक्तिशाली है और इसमें फाइनल ने साफ शब्दों में इसको कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी सर्किट में है जिसे सारे संघीय ढांचों का स्थिर बनाया गया है। द सुप्रीम कोर्ट इज द cement and which is a fixed from to the wall of federal structure। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की तो ये साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है कांग्रेस द्वारा निश्चित की गई, यानी कांग्रेस जो है इसके दायित्व के लिए अग्रसर है कि कांग्रेस ही निश्चित करती है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। कहते हैं 1789 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे। कहते हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट के कुल 6 सदस्य थे और सन 1801 ईस्वी में सुप्रीम कोर्टों की सदस्यों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई थी। सन 1869 में इसकी संख्या जो है 9 निश्चित कर दी गई थी और आजकल भी इसकी संख्या जो है 9 ही है।
इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है यहाँ पे। तो नियुक्ति के जो अंतर्गत आता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है सीनेट के परामर्श और स्वीकृति से की जाती है। यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति बेशकली जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन सीनेट की परामर्श के से वो नहीं कर सकता। यानी सीनेट की जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी योग्यता जब नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। यानी राष्ट्रपति किसी को भी न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है, पर शर्त यह है कि सीनेट उस व्यक्ति की नियुक्ति की स्वीकृति दे दे। यानी सीनेट में अगर उसकी जान पहचान है तो उसको जो है नियुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं रह सकता। अर्थात राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से ही किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यह नियुक्तियां जो है साधारणतः राजनीतिक आधार पर ही की जाती है। और कहते हैं 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा प्रस्तावित एल्वे फोर्टस के नाम पर सीनेट ने अपनी जो है स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। तो राष्ट्रपति निक्सन द्वारा नियुक्ति किए गए न्यायाधीश जो है कैलेमेंटस हैनसवर के जो है सीनेट से स्वीकृति कर दिया। यही नहीं बल्कि राष्ट्रपति निक्सन के जब इसके बदले हैरिस कैरवेल्स का नाम भेजा तो उसे भी सीनेट ने रद्द कर दिया। और कहते हैं 1881 में पहली बार एक महिला श्रीमती सेनेडा एकोनोरो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त की गई। कहते हैं अक्टूबर 1991 में सीनेट में राष्ट्रपति बुश द्वारा मनोनीत जो है कैरोलिन्स थॉमसन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए स्वीकृति दे दी गई। इस प्रकार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को बड़ा ही सतर्क रहना पड़ता है और जो है प्रसिद्ध वकीलों तथा न्यायाधीशों कार्य में जो है शिकायत प्राप्त अविवादित व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। फेरेंस और मैकहेनरी ने साफ शब्दों में इस बात को जो है अपने कहा था कि कुछ न्यायाधीश जो है प्रभावशाली अधिकांश औसत योग्यता के और सामान्य श्रेणी के हैं और सम ऑफ द जज हैव्स द विलियंस मोर हैव्स बीन टू बी एवरेज विलियंट एंड वेदर फ्यू हैव स्प्रिडो डिसाइडेडली मेरिटर। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रह जाती है। अगर बात करें अवधि की तो वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बात आती है अगर अवधि की किया जाए यानी कितने समय के लिए इसको रखा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का अवधि निश्चित नहीं की गई है, यानी इसमें कोई प्रावधान नहीं कितने सालों तक ही रहेंगे, लेकिन संविधान में इतना लिखा जरूर गया है कि न्यायाधीशों की अवधि अच्छे सदाचार पर डिपेंड करता है, यानी गुड बिहेवियर के ऊपर पर्याप्त होती है। न्यायाधीशों को केवल जो है महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी एम्प्लॉयमेंटिस में जो है महाभियोग दे के जो है इसको हटाया जा सकता है। यदि न्यायाधीश पर महाभियोग का मुकदमा न चलाया जाए तो वह अपने जीवन के अंतिम सांस तक न्यायाधीश रह सकते हैं, परंतु 1937 के एक कानून द्वारा यह अव्यवस्था की गई है कि 70 वर्ष की आयु के पश्चात वह न्यायाधीश जो कम से कम 10 वर्ष तक इस पद पर रह चुका हो अवकाश प्राप्त कर सकता है और उसे जीवन पर्याप्त पद का पूरा वेतन मिलता ही रहेगा। यानी जब तक जीवित रहेगा तब तक पूरा ही वेतन मिलेगा, पेंशन उनको नहीं मिलता है। ठीक है, शायद केवल इस प्रकार ही जो है बूढ़े न्यायाधीशों की छुटकारा पाया जा सकता था, किंतु अब भी अवकाश ग्रहण करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। कहते हैं न्यूयॉर्क में हिज ब्लैकर ने 83 साल की आयु में अवकाश ग्रहण किया था और 1790 से लेकर 1790 से लेकर जो है 1969 तक केवल जो है 101 व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1719 से लेकर 1979 तक सिर्फ 101 न्यायाधीशों की ही कार्यभार किया गया था। बात यदि करें यहाँ वेतन की तो कहते संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन निश्चित नहीं किया गया है। न्यायाधीश का वेतन जो है कांग्रेस के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो वेतन निश्चित हो कांग्रेस उस अवधि के बीच उस वेतन को बढ़ा सकती है और घटा नहीं सकती। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाए अथवा त्याग पत्र दे दे और उन्हें इस पद पर जो है 15 वर्ष कार्य किया है तो उन्हें जीवन पर्याप्त पूरी वेतन मिलता है। इसी प्रकार यदि न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाए अथवा त्याग पत्र दे दे और उन्होंने उस पद पर जो है 10 वर्ष तक कार्य किया हो तो उन्हें जीवन पर्याप्त पूरी वेतन मिलती है। इन दोनों कंडीशन में जो है पूरी वेतन दी जाती है। यह न्यायाधीश रिटायर होते हैं, त्याग पत्र नहीं देते हैं। जब वो रिटायर होने के पश्चात भी संघीय न्यायाधीश रहते हैं और किसी भी छोटे न्यायालय में काम करने के लिए इनको भेजा जा सकता है।
कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीशों के जो है अपेक्षा अधिक वेतन मिलती है। मुख्य न्यायाधीशों की कानूनी शक्ति अन्य न्यायाधीशों के समान नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीशों का कार्य सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता करना, मुकदमे को फैसले पर उनका शेष न्यायाधीशों के अधिकार प्रभाव नहीं होता है और सभी निर्णय जो है बहुमत से किए जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर बात आती है अगर न्यायाधीशों के उनके पद से हटाए जाने के लिए, तो कहते हैं पहले ही हमने बता चुके हैं कि महाभियोग द्वारा ही उनको हटाने का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों की अवधि संविधान के अंतर्गत निश्चित नहीं की गई है। वो उस समय तक अपने पद पर कार्य रह सकते हैं जब तक महाभियोग द्वारा उनको अपने पद से हटाया नहीं जाता। महाभियोग का यहाँ पर अर्थ दोस्तों यही होता है कि इसमें 2/3 की बहुमत होना जरूरी होता है। सीनेट के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है 2/3 की बहुमत होना जरूरी होता है। यानी देखा जाए तो 3/2 की जो बहुमत होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर इनको हटाने के लिए। कहते हैं प्रतिनिधि सदन को जो है न्यायाधीशों पर जो है दोष आरोपण करने का अधिकार है और सीनेट उसकी जांच पड़ताल करती है। यानी अगर मान लीजिए कोई न्यायाधीशों पर अगर गलत दोष आरोपण किया गया है तो सीनेट का पूरा अधिकार होता है कि जांच पड़ताल करने के बाद ही न्यायाधीशों के लिए जो है महाभियोग का जो है प्रावधान किया जाए। यदि सीनेट उसे 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देता है। यानी 2/3 जो है 2/3 के बहुमत जरूरी होती है, तो इसमें सीनेट जो होती है उसको हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति इसमें वचनबद्ध हो जाता है। अभी तक केवल जो है सिल्वेस्टर चेल्स नामक न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया गया था, लेकिन वो भी निर्दोष पाया गया और उसको भी नहीं हटाया गया। कहते हैं अगर अधिवेशन तथा गणपूर्ति की बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो अधिवेशन है प्रतिवर्ष अक्टूबर मास के प्रथम सोमवार से आरंभ होती है और जून मास के मध्य में समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिवेशन मुख्य न्यायाधीश द्वारा बुलाए जा सकते हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिवेशन उसी समय बुलाता है जब उसकी बहुत आवश्यक हो। तो ये बहुत काफ़ी बात यहाँ जरूरी हो जाती है कि जब जरूरत पड़ता है तभी बुलाई जाती है। और इस प्रकार विशेष अवसरों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जो है प्रतिवर्ष 4 मास का अवकाश रहता है। सुप्रीम कोर्ट की बैठक प्रति मास 2 सप्ताह के लिए होती है और शेष 2 सप्ताह अवकाश रहता है। इन 2 सप्ताह में न्यायाधीश जो है मुकदमे का अध्ययन भी करते हैं तथा मुकदमे पर अपनी राय भी लिख के दे सकते हैं। इसलिए 2 सप्ताह ही बैठक होती है और इन 2 सप्ताहों में मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को मुकदमे को सुनवाई की जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो शनिवार को सभी न्यायाधीश सुबह एकत्र होते हैं और सप्ताह में सुने गए मुकदमे का जो है विचार विमर्श भी करते हैं। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और सोमवार को निर्णय किए जाते हैं, इसलिए सोमवार को निर्णय दिवस भी कहा जाता है। यानी अमेरिका के लिए जो होता है निर्णय दिवस के रूप में जो है सोमवार को माना जाता है। न्यायाधीश जो है प्रतिदिन 12 बजे दिन के कार्य आरंभ करके जो है 4 साढ़े 4 बजे तक समाप्त कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनकी कार्य प्रणाली के विषय में। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन के लिए जो है गणपूर्ति 6 हैं और प्रत्येक फैसला जो है बहुमत से ही किया जाता है, परंतु कोई फैसला कानूनी नहीं माना जाता है जब तक उसके पक्ष में 4 मत न हो अथवा दोनों पक्षों के मत बराबर हो। कहते हैं तब उस मुकदमे का दोबारा कार्यवाही की जाती है और प्रायः निम्न न्यायालय के निर्णय को ही कायम रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय और मतों को संयुक्त राज्य रिपोर्ट में छापा जाता है ताकि जनता की जो है कानूनदाता उन निर्णय तथा मतों का अध्ययन कर सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पर क्षेत्राधिकार की, तो क्षेत्राधिकार में तो बात यही आती है कि संविधान के 3 अनुच्छेद की धारा 2 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सभी मुकदमे को जो कि संविधान, संयुक्त राज्य के कानून और उनके अंतर्गत की गई संधियों के संबंधित होते हैं। अन्य राज्य तथा संवैधानिक क्षेत्र तथा वर्णित दूतों के मामले होते हैं। नौ सेनाधिकार तथा समुद्री जो अधिकार, सभी मामले ऐसे सब झगड़े जो है जो इसमें आते हैं और इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच एक राज्य तथा किसी अन्य राज्य के नागरिकों के बीच, 2 विभिन्न राज्य के नागरिकों के बीच, एक राज्य के नागरिकों के बीच किसी अन्य राज्य द्वारा दी गई भूमि के बारे में ही इसमें मुकदमा होती है। अगर साफ शब्दों में देखा जाए तो इसमें यही कहा गया है कि 2 अगर राज्यों को आपस में झगड़ा होती है तो इसमें जो है न्यायाधीश जो है अपना क्षेत्राधिकार दिखाता है और उस मुकदमे की सुनी जा सकती है। बात करें आरंभिक क्षेत्राधिकार का, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। तो इसमें पहला तो आता है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पास केवल 2 तरह के मुकदमे आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
प्रथम जो है राजदूतों, कौशलियों तथा अन्य मंत्रियों के संबंधी मुकदमे, यानी दोष ऑफ द अफेक्टिंग टू द असेंडर्स अदर पब्लिक मिनिस्टर एंड काउंसिलर्स। दूसरे वो मुकदमे जिनमें एक या अधिक राज्य एक पक्ष में हो, यानी दो या दो से अधिक राज्य एक पक्ष में होते हैं, तो ऐसे मुकदमे यहाँ सुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार का स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति बहुत सीमित है और बहुत कम मुकदमे जो आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। बात यहाँ करें अपीली क्षेत्राधिकार का, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अधिकतर मुकदमे जो है तो है अपीली के रूप में आते हैं, अपीलिंग की जाती है। इसमें मुनव्वर ने साफ शब्दों में कहा था कि दो तरह के मुकदमे को छोड़कर राजदूतों और कौशल तथा अन्य मंत्रियों के संबंधी मुकदमे तथा जिनमें राज्य पक्ष में हो, बाकी सब मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के पास ही निम्न संघीय न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में आते हैं। आज का साधारणतः अपीलों के मुकदमे का ढंग जो है अप्रत्यक्षण लेख से हैं और लेख का सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी निम्न न्यायालय के आदर्श होते हैं और मुकदमे का जो है पुण्य रिकॉर्ड भी जिनका निर्णय उस कोर्ट में किया जाता है। मुकदमे में निराश व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को जो है अपना जो है दरवाज़ा खटखटाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अच्छे से अच्छे जो है फैसला देने के लिए वचनबद्ध होता है। तो ये जो है अपीलिंग जो है कोर्ट के लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट है। बात करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका स्थिति की, तो ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रोल एंड पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मान्य रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कि सबसे ऊपर है, यानी अमेरिकन संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही मान्य रखता है। यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट के केवल क्षेत्राधिकार से ही उनकी वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, यानी आप क्षेत्राधिकार से ही सही अंदाजा लगाना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थिति बनाए वाली ये स्वयं है और अब की शक्ति जो है जो संविधान के संशोधन के बिना कम नहीं किया जा सकता, यानी संविधान के संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में संविधान में संशोधन होना बहुत ही कठिन समस्या है, यानी होना संभव नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि एक लेख ने लिखा भी है कि जिस प्रकार सूर्य के बिना ग्रहों का जो है विचार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट के बिना अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर जो है सूरज को जो है ग्रहों के साथ जो है तुलना किया गया, जो बहुत बड़ी बात को दर्शाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था के बारे में विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर मानी गई है। इसमें अपना लश्की ने भी ये सत्य बात कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अधिक सफलता प्राप्त की है कि किसी भी अन्य संस्था के संयुक्त राज्य अमेरिका के जीवन पर इससे अधिक प्रभाव नहीं डाला जा सकता। कहते संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के दिलों में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अधिक मान है और वह संसार के सर्वोच्च न्यायालय भी कहकर पुकारते हैं, यानी मोस्ट ऑगस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं। इसमें ग्रिफिथ ने भी अपना साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी त्रिअंक का तीसरा संस्था है, अन्य दो अंगों से किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड मेंबर ऑफ द गवर्नमेंटल थ्रेटिस नो लेस इज इम्पोर्टेंट दैन टू द अदर टू मेंबर, यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस की बात करें तो कहते हैं उससे भी जो है सुप्रीम कोर्ट कम नहीं है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक झगड़ों में जो है रेफरी का कार्य भी करती है। सुप्रीम कोर्ट के संघीय कानून तथा राज्य कानून के अवरोध घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। न्यायिक पुण्य निरीक्षण की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को इतनी अधिक महत्व प्रदान की गई है कि अब इसे जो है विधान पालिका के तृतीय सदन कहा जाने लग गया, यानी तृतीय सदन जो है सुप्रीम विधान पालिका को ही कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वास्तव में ही विधान पालिका के तृतीय सदन बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है अथवा नहीं। इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के पश्चात निकाला जा सकता है और इसी विषय में जो है आज हम चर्चा भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतिम व्याख्या यानी फाइनल इंटरप्रेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्यात है और इसके आधार पर अमेरिका में जो है न्यायपालिका की व्यवस्था की स्थापना हुई है। संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और उसकी व्याख्या को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुल्स ने कहा भी था कि अमेरिकन लोग संविधान के अधीन है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, यानी अमेरिकन आर द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हाट जज वे से इट इज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम न्यायाधीश को मार्शल्स भी कहा जाता था
कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या का अधिकार है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को जो है चैलेंज नहीं किया गया है। और यह ठीक भी है कि कुछ राष्ट्रपतियों ने इस बात का दावा भी किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन के तीनों और एक दूसरे से पूरक हैं, इसलिए इस तीनों अंगों को संविधान की व्याख्या का अधिकार भी है। कहते हैं सन 1819 ईस्वी में भूतपूर्व राष्ट्रपति जेफरसन ने लिखा भी था, शासन का प्रत्येक अंग एक दूसरे से पुण्य स्वतंत्र है और प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह स्वयं संविधान की व्याख्या करे और इसके सामने जो प्रश्न विचाराधीन हो उसे जो है अनुरूप स्वयं संविधान के अर्थों में उस प्रश्न का निर्णय भी करे। जहां तीन विभागों में से किसी को अंतिम निर्णय करना हो वहां तो और भी जरूरी हो जाता है कि वह स्वयं अर्थ करें। कहते सन 1832 ईस्वी में राष्ट्रपति जैक्सन ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया था। इसके अनुसार शासन के तीनों अंगों को स्वयं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है राष्ट्रपति तथा कांग्रेस ने कई बार स्वयं संविधान की व्याख्या की और इस पर किसी न किसी कोई आपत्ति नहीं की। परंतु सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या का अधिकार आज सर्वमान्य है और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है अमेरिका में न्यायपालिका की स्वच्छता की स्थापना भी हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात यहाँ पर दूसरी पॉइंट की करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश पुनरीक्षण यानी द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस रिव्यू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या ही नहीं करता है बल्कि यह भी निश्चित करता है कि कांग्रेस जो है कार्यपालिका तथा राज्य के कार्य संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस कार्य को जो है न्यायिक पुनरीक्षण का नाम दिया गया है और न्यायिक जो है पुनरीक्षण अमेरिकन का राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। न्यायिक पुनरीक्षण का जो है साधारणतः यह अर्थ लिया जाता है कि न्यायपालिका को जो है विधानमंडल के कानून तथा कार्यपालिका के आदर्शों को जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है मार्शल ने 1803 ईस्वी में जो है मारवाड़ी बनाम मेडिसन्स के मुकदमे का निर्णय करते समय न्यायिक पुनरीक्षण का जो है परिभाषा करते हुए इस प्रकार लिखा था कि न्यायिक पुनरीक्षण जो है न्यायालय द्वारा अपने सामने पेश विधायक कानूनों को जो है कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्य का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या ये एक लिखित संविधान के द्वारा निरीक्षित किए गए हैं अथवा उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कार्य किया गया है अथवा नहीं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ फाइनल्स की बात देखें तो फाइनल्स ने साफ शब्दों में बात की व्याख्या किया था कि यह सत्य चाहे न भी हो परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रणाली को जिन देशों ने अपनाया है उनमें भारत भी शामिल है। अधिकतर अमेरिकन विधि से अधिक प्रभावित हुए हैं और अमेरिका में न्यायाधीश पुनरीक्षण का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही नहीं किया जाता है बल्कि निम्न संघीय न्यायालय तथा राज्य के न्यायालय के द्वारा भी किया जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संबंधित सभी मुकदमे में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम मानी जाती है यानी सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय होगी वो अंतिम रहेगी। बात यदि हम करें तीसरी पॉइंट की तो इसमें यही बात आता है उभर के सामने कि संविधान की अस्पष्टता के दूर करने के क्षेत्र में भूमिका यानी रोल ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द वैलिडिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं अमेरिका का संविधान संक्षिप्त होने के कारण, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान जो है बहुत ही संक्षिप्त है यानी इसमें बहुत ही पहले 13 जो रखा गया था बात, ठीक है, इसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था और आज जो है 27 बना दिया गया है संशोधित करके, तो आज 1 घंटे में पढ़ा जा सकता। यानी अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटी बनाई गई है। संविधान में अनेकों बात स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए अगर संविधान में यह बात स्पष्ट नहीं है कि उच्च अधिकारियों को हटाने के लिए सीनेट की स्वीकृति चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति को जो है उच्च अधिकारियों को हटाने के लिए सीनेट की स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या द्वारा संविधान की अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश भी किया है। बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक विकास में महत्व का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं अमेरिकन संविधान के विकास में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अमेरिकन संविधान बहुत ही संक्षिप्त था और यह संविधान उस समय के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय कृषि प्रधान देश मानी जा रहा था, यानी उस समय कृषि प्रधान देश अमेरिका था और आज अमेरिका एक जो है औद्योगिक क्षेत्र देश बन गया है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ देश के संविधान में परिवर्तन होना अनिवार्य सी बात थी और यदि संविधान में परिवर्तन न हो तो इसे देश में जो है क्रांति का जो आना स्वाभाविक माना जाता था। अमेरिका के संविधान के विकास में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण हाथ है। इसमें जो है जेम्स एस बैक्स ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक न्यायालय ही नहीं है अतुल कुछ एक शर्तों के साथ एक निरंतर अधिवेशन में रहने वाला संविधान निर्माण सभा भी है। यह संविधान की व्याख्या करती हुई उसे जो है परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार ढालती हुए भी है। अगर बात करें 1787 ईस्वी की तो संविधान निर्माण सभा की कार्य चला रही थी और इसमें टोलेट ने भी अपने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन के मूल्य संविधान का प्रयोग एक पूरक संविधान के निर्माण का जो आधार के रूप में करेगा, यानी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बी यूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉइंट ऑफ डेप्चर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सप्लीमेंट्रीज ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी यहाँ पर बात साफ कर दिया गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का नए नए अर्थ निकालते भी है जिससे संविधान का विकास हुआ है। राष्ट्रपति को कर्मचारियों को हटाने की शक्ति का संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं है किया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या करने की शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति की इस शक्ति का जो है समर्थन भी किया है और अब जो है संविधान का अंग बन भी चुका है। संविधान में लिखा है कि कांग्रेस को सेना भर्ती करने तथा उसकी जो है पोषण करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस शब्द की व्याख्या के आधार पर ही कांग्रेस ने लाखों की सेना जो है शांति काल में भी रखी हुई है और आज संघीय सरकार बहुत ही शक्तिशाली है और इसका जो है सेहरा सुप्रीम कोर्ट को ही बांधा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट माना रहा है। इसमें जिंक ने भी अपने शब्दों में बात स्पष्ट किया था कि यदि आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं की बढ़ती हुई जटिलता के कारण संघ तथा राज्य के संबंधों में परिवर्तन स्थापित किए हैं, किंतु इसका क्षेत्र और जो है न्यायिक व्याख्या की शक्ति को ही जाता है, जिसने इस बात को ठीक ठीक निश्चय किया है कि इन परिवर्तनों के संवैधानिक ढांचों की सीमा तक झलक मिलानी चाहिए। यानी ये बात यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। यदि बात यहाँ पर हम करें सुप्रीम कोर्ट के नागरिक के मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण रूप में कम महत्व नहीं है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को उन अधिकारों की रक्षा की है और अधिक से अधिक ध्यान भी दे रही है जो नागरिकों को संविधान में दिए गए हैं। संविधान में दिया गया है कि बिल ऑफ राइट्स जो है संघ सरकार के प्रतिबंध लगाता है ताकि नागरिकों को अधिकारों की रक्षा की जा सके। दूसरी ओर संविधान में 14वें और 15वें संशोधन के अनुसार जो है नागरिकों के अधिकारों को राज्य के सरकारों से सुरक्षा रखने के लिए राज्य की ओर से न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। राज्य नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं और न ही छीन सकती है। कोई भी राज्य विधि द्वारा जो है प्रतिस्थापित किए जाने के बिना किसी नागरिक के जीवन स्वतंत्रता संक्षिप्त के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। जब नागरिक सामान्य है और कोई भी राज्य किसी नागरिक कानून के सामान्य संरक्षण के वंचित नहीं कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार का पूर्ण संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। और कहते हैं वोट पाने का अधिकार भी सामान्यता सिद्धांत के आधार पर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार की रक्षा प्रायः राज्य के संविधानों द्वारा भी की गई है। तो ये दोनों बात ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है नागरिकों के संरक्षण अधिकार में आता है। अगर अगली बात पॉइंट की करें तो कहते हैं कानून निर्माण की भूमिका भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते समय नए सिद्धांत तथा नियमों को जन्म भी दिया है और आने वाले समय में यही सिद्धांत या नियम कानून बन सकते हैं। इसी कारण जो है प्रोफेसर लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अमेरिकन कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जा सकता है, यानी अमेरिकन कांग्रेस का जो है तृतीय सदन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर संघीय सरकार की शक्तियों की वृद्धि में क्या भूमिका है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी रोल ऑफ द इंक्रीजिंग द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी अमेरिकन संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार को राज्य की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी गई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार की शक्तियों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में लुप्त शक्तियों की
के सिद्धांतों की तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लुप्त शक्तियों के सिद्धांत का जन्म भी दिया गया, जिसमें संघीय सरकार की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए कांग्रेस को जो है कर लगाने तथा कर एकत्र करने की शक्ति प्राप्त है तथा इसके सार्थक मानते हुए कांग्रेस के समस्त देश में जो है बैंक स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर लिया है। तो ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के कारण ही संभव हो सका है। यदि बात करें अगले पॉइंट का, तो सुप्रीम कोर्ट के केंद्र तथा राज्य के बीच और राज्य के आपस में झगड़े का निर्णय भी करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार तथा राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटान भी करना है। अमेरिका में संघ प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके कारण संघीय सरकार तथा राज्य की सरकारों में झगड़े उत्पन्न होने स्वाभाविक सी बात रह गई है। इन झगड़ों को जो है निपटाने की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट की है और इस तरह एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। कहते इन झगड़ों को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। ऐसे झगड़ों की संख्या बहुत कम होती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के इस कार्य की जो है महत्ता मुकदमे की संख्या में निश्चित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस कार्य की जो है महानता की कई बार वे झगड़े युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को जो है युद्ध आरंभ हुआ भी रुक जाता है, अर्थात युद्ध होने से बचाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्व के विषय में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के महत्ता के विषय में नहीं जान सकते हो तो ये अधूरा रह जाएगा। बात अगर हम करें सर्वोच्च न्यायालय के महत्व यानी इंपॉर्टेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, तो कहते हैं अमेरिकन शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जेम्स बैंक ने भी साफ शब्दों में कहा था कि संविधान का जो है संतुलन चक्र कहकर पुकारा जाता है। यह संविधान को ही संतुलन का चक्र कहा जा सकता है। तो इसमें बात तो ऐसा है कि न्यायालय जिसके कार्य ही राजनीतिक शास्त्र के अमेरिका की एक जो है अनूठी देन है, जो कि किसी भी अन्य संविधान में नहीं मिलता है। तो सबने अपने इसमें विचारधारा अपना अपना प्रकट किया है। कहते हैं इसमें निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने की शक्ति तथा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है कि जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, उसकी व्याख्या करना और पुनर्निरीक्षण की जो है शक्तियाँ सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रपति नहीं, यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस के जो है निर्णय अंतिम नहीं माने जा सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो है अंतिम माने जाते हैं। यानी अमेरिकन में जो है संविधानों में और अमेरिका के जो है राजनीतिक में सिर्फ तीन चीज़ का बहुत महत्व होता है, कांग्रेस, राष्ट्रपति और जो है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तीनों जो है त्रिनेत्र के समान है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो अमेरिकन राजनीति में इतना महत्व है कि न्यायाधीश जो है फेल्क्रेटर ने यह कह भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य न्यायाधीश हुगल्स का भी कहना था कि हम एक संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वही है जो कुछ भी न्यायाधीश कहते हैं, यानी न्यायाधीशों की विचारधाराओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई थी। इसमें जो है लस्की के इस कथन में बहुत सच्चाई है, क्योंकि संविधान के तीसरे सदन के तरह कार्य भी करता है। यानी इसमें लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल का तीसरा सदन भी है, द सुपर कोर्ट ऑफ द थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई दो गलत बात नहीं है। और इसमें जो है संविधान की व्याख्या इतनी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है और इसकी व्याख्या जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो जब संविधान की व्याख्या करती है तब नए नए अर्थ देकर जो है नए नए कानून बनाई जा सकती है। सबसे बड़ा कारण जिसके आधार पर जो लस्की ने इसे तीसरा सदन कहा है वह इसकी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, यानी पुनरीक्षण की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। इस शक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए कानूनों को भी रद्द कर सकती है। जब कांग्रेस के विचारधाराओं को रद्द किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि संविधान में जो है न्यायालय का जो है अपना विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास जो है निषेधाधिकार यानी वीटो पावर भी की शक्ति दी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के किसी भी कानून को रद्द करती है तो उसे कांग्रेस की नीतियों भी रद्द हो जाती है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के रास्ते दिखाता है और उस प्रकार जो है नीति को भी अपनाना चाहिए जिस प्रकार कानून का निर्णय करना चाहिए।
अंततः हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकन शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हाथ है और इसके अध्ययन के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली की सही नहीं समझा जा सकता। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा, समझिए कि उसका जो ज्ञान है सदैव अधूरा रहेगा। अब बात यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना, तो ये भी जानना जरूरी है। बात यहाँ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना, तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ देखिए कहते हैं ना, कुछ अच्छाई होता है तो कुछ उसमें बुराई भी होती है। इसमें निसंदेह कोई सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अमेरिकी शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण अंग भी है, परंतु इसे कुछ आलोचना भी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना मुख्य इस बात पर आधार होता है कि इसमें जो है अप्रजातंत्रात्मक यानी अनडेमोक्रेटिक्स मानी गई है। न्यायिक जो है प्रोडक्शन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को जो है विधानमंडल का तीसरा सदन भी कहा जाता है और वह जो है प्रजातंत्र के विरोध है। जब सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के किसी भी कानून को अवैध घोषित करती है तो इसका अर्थ यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जनता की इच्छा को रद्द कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से जो है नियुक्त भी होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में यही बात आता है उभर के सामने कि निरोध और संतुलन के विरुद्ध, यानी निरोध और संतुलन के विरुद्ध जो होती है, अमेरिकन संविधान न केवल शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत पर बल्कि निरोध और संतुलन के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है सरकार के प्रत्येक अंग के अन्य अंगों पर कुछ न कुछ अंकुश लगाने का अधिकार प्राप्त है। इस सिद्धांत के द्वारा सरकार का कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली बनकर गलत कार्य नहीं कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानून और राष्ट्रपति के आदर्शों को अवैध घोषित कर सकता है और कांग्रेस तथा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी रद्द नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। इसमें जो है एबी टूरेलेटर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि इसके फैसले पर राष्ट्रपति को भी निषेधाधिकार नहीं है जैसे कांग्रेस के कानून पर है, और कांग्रेस इसके फैसले को रद्द नहीं कर सकता जैसे राष्ट्रपति की निषेध कर सकती है। तो ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर बात करें तीसरे पॉइंट का, जिसमें है अप्रगतिशीलता यानी अनप्रोग्रेसिव, यानी सर्वोच्च न्यायालय के आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसने कई बार जो है जनता की भलाई के कानून को भी अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश जो है अनुदारवादी होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल इंटरनेशनल रिकवरी एक्ट तथा जो है एग्रीकल्चरल एजेंसमेंट एक्ट को जनता की भलाई को एक्ट थे जो अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके वजह से जो है सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ गया। यदि बात यहाँ पर करें तीसरी पॉइंट के, तो इसमें साफ शब्दों में यही बात है कि बहुत लंबी अवधि, यानी यहाँ पर सबसे लंबी अवधि जो है देयर इज अ लॉन्ग टर्म ऑफिस, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायर होने की लिए कोई आयु निश्चित नहीं की गई है। न्यायाधीश चाहे तो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं, इससे नए व्यक्तियों को जो है न्यायाधीश बनने का बहुत कम अवसर मिलता है। तो ये बहुत ही थोड़ी सी आलोचना के विषय में क्या बात बन जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति का बुद्धि काम करे कि ना करे, इस बात पर जो है एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि 80 और 90 साल तक यानी आजीवन किसी को एक पद पे रहना संभव नहीं है, क्योंकि उसका उसमें विवेक भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो ये बहुत लंबी अवधि की जो विचारधारा है वो कहीं कहीं ना ये खटकती जरूर है, और इससे जो होता है नए व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही दुखदायक बात रहती है। अगर बात करें निर्णय की प्रणाली दोषपूर्ण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय साधारणतः बहुमत से ही किए जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक न्यायाधीश के कारण जो है किसी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। इन दोषों के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके दोषों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक बात है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है अमेरिकन में न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या होती है, यानी जो जुडिशल रिव्यूज इन यूएस से, जो कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे पुनर्निरीक्षण की बात। तो आखिर पुनर्निरीक्षण होती क्या है और इसमें क्या आलोचना किया गया है और क्या महत्व है, इसके विषय में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। इसमें फाइनर्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण अमेरिकन लोगों की राजनीतिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण देन है। यह सत्य चाहे
न भी हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रणाली को जिन देशों ने अपनाया है उनमें भारत भी शामिल है। अधिकतर अमेरिकन विधि से ही अधिक प्रभावित हुए थे और इस बात को सम्मिलित भी किए थे। न्यायिक पुनरीक्षण का अभिप्राय उस शक्ति से है जिसके अधीन न्यायालय विधान पालिका के कानूनों तथा कार्यपालिकाओं के आदर्शों का अवरोध घोषित कर सकती है। यानी पुनरीक्षण करने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया हो या आपका कांग्रेस के द्वारा। यानी विधान पालिका कार्यपालिका के जो भी आदेश जारी किया जाता है उसका पुनरीक्षण करने का आदेश इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। यदि ये संविधान के विरुद्ध हो तो अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि निम्न संघीय न्यायालय तथा राज्य के न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संबंधित सभी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतिम माना जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो होती है अंतिम यहाँ पर रखा जाता है। बात यहाँ करें न्यायिक पुनरीक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जानना बहुत रोचक होगा कि न्यायिक पुनरीक्षण का अमेरिकन संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रणाली की कार्यविधि में इतना महत्व होते हुए भी इनका अमेरिकन संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धांतों की घोषणा सन 1803 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने किया था कि मरवरी बना मेडिसन्स के मुकदमे में की गई थी और 3 मार्च 1801 ईस्वी में को राष्ट्रपति एडम्स के मार्वरीज को कोलंबियस के प्रांत में न्यायाधिकार नियुक्त किया गया था और नियुक्ति संबंधी आदेश मारवाड़ी को भेजे जाने से पहले ही राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई थी। नए राष्ट्रपति जेफरसन व उनके मंत्री मैडिसन ने नियुक्ति संबंधी आदेशों को मारवाड़ी को भेजने से इनकार कर दिया, जो कि बहुत अलग बात यहाँ पर आ जाती है। इन पर मारवाड़ी ने सन 1789 ईस्वी में 1789 के न्यायपालिका एक्ट की व्याख्या के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परामर्श जारी करने की प्रार्थना भी किया था और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने अपना मत दिया कि मारवाड़ी अपनी नियुक्ति संबंधी आज्ञा पाने का अधिकार है, पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस आज्ञा को मारवाड़ी को दिए जाने का परामर्श दे सके, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत संविधान न्यायालय के परामर्श जारी करने का अधिकार दिया गया था वह स्वयं संविधान के अनुच्छेद 3 के विरुद्ध था। कहते हैं अगर बात यहाँ पर किया जाए, मुख्य न्यायाधीश के मार्शल ने यह भी कहा कि संविधान जो सरकार के ढांचे की व्याख्या करती है वह स्वयं एक कानून है और वह देश सर्वोच्च न्यायालय तथा किसी और कानून के साथ झगड़ा उत्पन्न करने होने की स्थिति में अवश्य ही सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। कहते हैं न्यायाधीश जिन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली होती है, संविधान तथा कानून के झगड़ा उत्पन्न होने की स्थिति में संविधान की धाराओं पर दृढ़ रहेंगे, न कि कांग्रेस के कानून पर। मार्शल ने यह भी घोषणा की कि संविधान तथा कांग्रेस के कानून में झगड़ा उत्पन्न होने की दशा में कांग्रेस को कानून का अवरोध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास ही रहेगा। मार्शल की इस बात से कई लेखक तथा जनता का एक बहुत बड़ा भाग सहमत नहीं था, परंतु न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत आजकल सरकार का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है और आज भी कई लोग मार्शल के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, परंतु मार्शल के विचारों का समर्थन करने वाले की संख्या उनके मत का विरोध करने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। इसमें बेर्गन ने साफ शब्दों में कहा था कि इस साधारण शक्ति का 1803 से ही विरोध किया गया है, हटाने के लिए घात किए गए हैं, इसका कभी भी अंत न हुआ। न्यायिकों में सार्वजनिक क्रोध का सम्मान किया, परंतु कभी भी उसमें अपने अधिकारों को कम नहीं होने दिया। मार्शल ने अपना सिद्धांत लिखित संविधान के अंतर्गत काम करने वाले सरकार की सीमित विधियों शक्तियों पर आधारित करके विधानमंडल की शक्तियों को सीमित किया गया। इसमें मिनरो ने भी अपना साफ शब्दों में बात कहा कि न्यायिक पुनरीक्षण की सर्वोच्च न्यायालय के वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून अथवा किसी राज्य के संविधान की किसी भी व्यवस्था अथवा कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी भी सार्वजनिक नियम के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुकूल है या नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एल्सवर्थ ने भी लिखा है कि यदि संयुक्त राज्य का शासन अपनी शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करे अथवा संविधान द्वारा असामान्य कोई विधि स्वीकृति करे तो वह
अनियमित मानी जाएगी और संघीय न्यायाधीश की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वस्थ होने के चाहिए। उसे अनियमित घोषणा करेगा, लेकिन दूसरी ओर यदि अपनी सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसी अवधि को स्वीकृति करे जो संघीय संविधान के अधिकार का जो है आक्रमण स्वरूप हो तो अनियमित होगी और न्यायप्रिय संवैधानिक न्यायाधीश उन्हें जो है अनियमित घोषित भी कर सकता है। यदि बात यहाँ पर करें न्यायिक पुनरीक्षण का ढंग तथा प्रभाव की, आखिर किस ढंग से की जाती है और इसका क्या प्रभाव रहता है, तो ये कहते हैं अमेरिकन जनता में एक भ्रम है कि जो है न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग करने की सही ढंग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक गलत विचारधारा के अनुसार कांग्रेस के प्रत्येक एक्ट तथा राज्य के विधानमंडलों के प्रत्येक एक्ट के कानून बनाने से पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि अमेरिकन न्यायालय उन्हीं मुकदमे का निरीक्षण करती है जिन्हें सामने आए होते हैं। यानी अमेरिकन न्यायालय जो है विधानमंडलों के कानून बनाने से पूर्व परामर्श नहीं देता है। यानी इसको साफ शब्दों में समझा जाए तो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी केस आता है तो उसमें उसी पे ही निरीक्षण करता है, ना कि वो किसी चीज़ के लिए वो जो है परामर्श देता है। तो ये बात साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बातें आती है उसी पे ही वो अपना जो है पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का जो है प्रावधान का रूल लागू करता है। इसमें डीमार्क और डीमार्कर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि जो है न्यायिक पुनरीक्षण में निम्नलिखित पड़ाव आते हैं। प्रथम, झगड़े की पार्टियां न्यायालय के समक्ष आती है, यानी झगड़ा जब उत्पन्न होता है तो न्यायालय के पास जाया जाता है। झगड़े का निर्णय किसी कानून के धाराओं पर निर्भर करती है। कहते हैं न्यायालय उन धाराओं का अध्ययन भी करता है और अवरोध घोषित भी कर सकता है यदि वह देखे कि विधानमंडलों के संविधान के अंतर्गत वह कानून बनाने की शक्ति नहीं है, अथवा कानून की धाराएं संविधान के विरोध करती है अथवा कार्य पद्धति ठीक से नहीं चलाई जा रही है। बात करें यहाँ विधानमंडल के कानून को जो है न्यायालय के सामने लाया जाता है, या तो वो सर्वैधानिक होती है या असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे। यदि न्यायालय यह घोषित कर दे कि विधानमंडल का कानून संविधान के विरुद्ध नहीं है तो इसमें जो है कानून बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, यानी उसमें जो है प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, परंतु जनता उस कानून का अधिक सम्मान करने लग जाएगी। अमेरिकन जनता में संविधान के लिए बहुत सम्मान है, इसलिए जब न्यायालय कानून के जो है असंवैधानिक घोषित कर दे तब उस कानून का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है, अथवा इस कानून का महत्व समाप्त हो जाता है क्योंकि वह कानून नहीं रह जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून को अवैध घोषित करने से पूर्व जो कुछ हुआ है वह सब कुछ रद्द कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। अगर हम यहाँ पर बात अगर करें कि न्यायिक पुनरीक्षण का पर क्या सीमाएँ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी सीमाएँ। तो यहाँ पर बात आ गया है कि लिमिटेशन ऑफ द जुडिकल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरीक्षण पर जो है क्या सीमाएं हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। इसमें बताया गया है कि अगर हम प्रथम सीमाएं की बात करें तो इसमें 5 सीमाएं जो है लागू किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। तो इसमें प्रथम बात यही आती है कि प्रथम न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं जो उसके सामने मुकदमे के रूप में आते हैं। यानी ये साफ शब्दों में इनकी सीमाएं हैं कि जो उसको अवैध घोषित कर सकता है जो मुकदमा के रूप में उच्च न्यायालय के पास जाए। इस बात पर सब सहमत है कि कानून का अवैध तभी घोषित किया जाए जब कानून को जो है असंवैधानिकता बिना किसी भ्रम को स्पष्ट हो। यानी कानून की केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विरोध होती है, न कि समस्त कानून को। सारे कानून को तभी अवैध घोषित किया जाता है जब कानून की एक धारा का अर्थ दूसरे धारा से संबंधित हो। यानी न्यायालय राजनीतिक प्रश्नों पर न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग नहीं करेगा, यानी इसमें जो है राजनीतिक को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। न्यायिक उस कानूनों को अवैध घोषित नहीं करेगा जो उसके अनुसार बुद्धिमत्ता के पास नहीं किए गए हों या जो क्रूरतापूर्वक हो। कहते हैं जब तक वह संविधान की धाराओं के विरुद्ध न हो, उन सीमाओं से स्पष्ट है कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग न्यायालयों के कुछ सीमाओं को अंतर्गत रहकर करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात यहाँ पर करें हम कि कानून को संवैधानिक घोषित करने की मात्रा, तो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान व्यक्ति जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है यही समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक कानूनों को अवैध घोषित किया होगा और आजकल कह भी रहे हैं, परंतु वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस शक्ति का जो है प्रयोग बहुत कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 70 वर्ष पश्चात तक केवल 2 मुकदमे में ही कानून को अवैध घोषित किया गया है, परंतु धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग अधिक करना आरंभ कर दिया है। कहते सन
1933 से 1999 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 13 संघीय कानून तथा 20 राज्य कानून को अवैध घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कानूनों को राज्य के कानून की अपेक्षा कम अवैध घोषित किया है। अगर देखें सन जो है 1868 के बाद तो कहते हैं 14 संशोधन में सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानून का अवैध घोषित करने के लिए एक प्रकार की वीटो पावर शक्ति प्राप्त दिया गया है। इसमें फाइबर ने के अनुसार जो है 1947 तक सुप्रीम कोर्ट को जो है 76 कानूनों को अवैध घोषित किया था और सन कहते 1954 के ब्राउन वर्जस यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुकदमे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि निग्रो विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षा का प्रावधान करना जैसा कोई शिक्षा बोर्ड ने किया है। यानी इसमें जो है निग्रो विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंधन करना जैसे कि शिक्षा बोर्ड ने किया है संविधान के आधार के विरुद्ध है। यानी यह निग्रो के विद्यार्थियों के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि ये गलत है, संविधान की धाराओं के विरुद्ध है। अंत इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया जो कि न्याय उचित भी था। फर्गुसन ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था और लिखा था कि सन जो 1965 तक सुप्रीम कोर्ट ने 90 संघीय कानून को अवैध घोषित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानूनों को बहुत अधिक संख्या में अवैध घोषित कर किया भी है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात हम यहाँ पर करें कि न्यायिक परिरक्षण की आलोचना की तो ये भी जानना जरूरी है कि क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल व्यू में क्या बात आती है। तो इसमें बात जो यही आती है कि न्यायिक परिरक्षण की आलोचना में जो है पहला आता है पॉइंट, न्यायिक परिरक्षण की शक्ति गैर संवैधानिक है। यानी न्यायिक परिरक्षण की शक्ति की जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति को हासिल भी किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायिक परिरक्षण की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं असंवैधानिक है। यानी इस पर आलोचना जो है वास्तविकता को दर्शाती है। इसमें अगर बात करें आलोचना में तो दूसरी तो यही होती है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध, यानी न्यायिक परिरक्षण की शक्ति जो है प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और प्रजातंत्र में कानून जनता द्वारा स्वयं अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण कानून जनता के प्रतिनिधियों अथवा जो है विधानमंडल के द्वारा बनाए भी जाते हैं और विधानमंडल जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट जो है विधानमंडल के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की इच्छा को रद्द किया है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक परिरक्षण की शक्ति जनता की इच्छा पर एक बड़ी सीमा लगा दिया गया है। प्रजातंत्र से जो है प्रभुत्व सदैव जनता के पास होती है, न कि न्यायपालिका के पास। इसके अतिरिक्त अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से नियुक्त किए जाते हैं, न कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार परिरक्षण की शक्ति जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। यदि बात आगे करें हम तीसरे पॉइंट के जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का मूल्य कार्य विवादों को निपटना है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बताया गया है यही बात कि न्यायिक परिरक्षण की शक्ति की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इस शक्ति का जो है फलस्वरूप न्यायपालिका अपने मौलिक कार्य करना भूल गया है। अब इसका कार्य विवादों के निपटना नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में हाथ बटाना हो गया है और इसमें जो है व्यवस्थापिका के कार्य को बहुत हद तक अपने हाथों में ले लिया गया है और अपनी न्यायिक परिरक्षण की शक्ति के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है अनिर्वाचित उच्चतर व्यवस्थापिका बन बैठी है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है कांग्रेस के तीसरे सदन बन बैठा है। यानी कांग्रेस के जो है तीसरा सदन के रूप में जो है न्यायाधीशों के रूप में दिया गया है जो कि आलोचना का पात्र बन गया है। इसमें बैरगन ने साफ शब्दों में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका के कार्यों को एक तृतीय सदन के रूप में नियमित करने लगी है और यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के सदैव विरुद्ध रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रख गया। अगर बात यहाँ करें अगले पॉइंट का जिसमें कांग्रेस अनुदात्तदायी संस्था बन गई है, यानी कांग्रेस को जो है अनुदात्तदायी संस्था बना दी गई है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक परिरक्षण की शक्ति को आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे विधानमंडल का जो अनुदायी संस्था के रूप में कार्य करता है। इसमें बैरगन ने ठीक ही लिखा है कि अमेरिकन विधानमंडल सदैव ही आश्रित स्थिति में रहता है और वह स्वाभाविक बच्चों के सामान्य कार्य भी करता है। न्यायिक परिरक्षण की शक्ति की जो है विधानमंडल सदैव गैर जिम्मेदारी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह कानून बनाने में लापरवाही भी कर रही है क्योंकि उसे पता है कि यदि कोई कानून गलत होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप अवैध घोषित कर देगा। इसके अतिरिक्त जब
कांग्रेस के बनाए हुए जो है कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, तब इससे कांग्रेस के सम्मान को धक्का पहुंचता है। और फाइनली भी इस बात को भी मत रूप में प्रकट किया था। यदि बात यहाँ पर करें व्यक्तिगत निर्णय का, तो ये भी जो है आलोचना का पात्र बन जाता है। न्यायिक प्रोडक्शन की आलोचना का एक अन्य कारण यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में क्या निर्णय देता है, यह अधिकतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराओं पर निर्भर करता है। ये ठीक है कि न्यायाधीशों का आशा की जाती है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में अलग होकर अपना जो है कार्य करेंगे, परंतु न्यायाधीश मनुष्य ही है और प्रत्येक मनुष्य को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार होते हैं। इसमें जो है आर्क और रे ने साफ शब्दों में इस जो है शब्द को आलोचना भी किया था कि इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना भी की गई थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें कानून नहीं बल्कि नीति की रद्द होती है, तो एक अन्य आधार पर यह न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना की बात आती है। वह है कि सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस के किसी कानून को अवैध घोषित करती है, तो इससे उस कानून के पीछे नीति को रद्द किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कानून को ही रद्द नहीं करती है, बल्कि सरकार की नीतियों को भी रद्द करती है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि सरकार की नीति को बनाने का कार्य कांग्रेस तथा राष्ट्रपति का है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार को समाप्त करने के लिए जोर दिया जाता है। तो कानून नहीं बल्कि नीति को रद्द होती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति को ही कानून बनाने की इजाज़त दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका नहीं होना चाहिए। यदि बात करें न्यायाधीश राजनीतिक विवादों में आ जाते हैं, तो इसमें फाइनल ने साफ शब्दों में कहा था कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना करते हुए लिखा है कि इससे न्यायालय राजनीतिक वाद विवाद में आ जाते हैं और न्यायालय का मुख्य कार्य न्यायिक पुनरीक्षण नहीं बल्कि न्याय करना होता है। जब न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित करते हैं, तो इससे कानून के पीछे नीति भी रद्द हो जाती है, जिससे उस नीति के समर्थक और न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं और इस तरह न्यायाधीशों की सम्मान को बहुत बड़ी धक्का पहुंचता है। न्यायिक पुनरीक्षण का यही सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जहां पर जो है इसमें न्यायाधीश की आलोचना की जाती है, जिसमें सम्मान को बहुत धक्का लगता है क्योंकि पुनरीक्षण नहीं हो पाती है। अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो इसमें यही बात आ जाती है कि जन कल्याण के कानूनों को अवैध घोषित भी किया गया है, जो कि बहुत बड़ा आलोचना का यहाँ सबब बनती है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति को आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे कई बार जनता की भलाई के कानून को भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति जो है गतिशील लोकतंत्र के रास्ते में रुकावट खड़ी करती है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रिकवरीज एक्ट यानी नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट तथा एग्रीकल्चर एजेंटमेंट एक्ट को, जो जनता की भलाई के लिए एक्ट थे, अवैध घोषित कर दिया था। इस एक्टों के जो है अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा के कई कानूनों को अवैध घोषित करके पूंजीपतियों के हितों की रक्षा भी की थी। न्यायाधीशों के विचार तथा कुलीन तंत्र ये होते हैं, जिस कारण वो लोकतंत्रात्मक और प्रगतिशील नीतियों के विरुद्ध हो जाते हैं। इसमें जो है टर्केबल्स के अनुसार यदि कोई मुझे प्रश्न करे कि अमेरिकन कुलीतंत्र कहाँ निवास करता है, तो मैं बिना हिचकिचाहट से कह सकता हूं कि यह न्यायालय में निवास करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, वह न्यायिक प्रश्न बन जाता है। लस्की का विचार है कि न्यायपालिका की इस प्रवृत्ति के कारण ही जो है अमेरिका में लोकतांत्रिक परामर्श का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगला पॉइंट बात करें हम, कहते हैं अगर बात करें निर्णय साधारण बहुमत के लिए किए जाते हैं, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसके सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 5 न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित कर दे, तो वह कानून जो है रद्द हो जाएगा, चाहे वह 4 न्यायाधीश उस कानून के पक्ष में क्यों न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि न्यायाधीशों के मत से कानून को रद्द कर दिया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति के आचार्य को समाप्त किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर बात करें न्यायिक पुनरीक्षण का उपयोग का, तो कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की गई है, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इसका कोई लाभ नहीं है अथवा इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया
जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए गए हैं। तो इसमें पहला तर्क यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति के पक्ष में सर्वप्रथम यह तर्क दिया गया है कि संविधान के लोगों को अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कांग्रेस तथा कार्यपालिका के कार्यों पर जो है विभिन्न सीमाएं लगाई गई है। यदि कांग्रेस तथा कार्यपालिका की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण न हो तो उसे लोगों के अधिकार तथा स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के कार्यपालिका को अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने से रोक भी सकती है। यदि बात यहाँ पर करें दूसरी पॉइंट की, तो यही बात आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ सरकार की स्थापना की गई है और संघीय सरकार में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का होना आवश्यक है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार के राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका है और इस प्रकार जो है राज्य के अधिकारों की रक्षा करके संघीय सरकार को सफल बनाया भी गया है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति का समर्थन करते हुए लिखा भी है कि यदि न्यायालय के कोई भी विभिन्न अंग अपनाया होता है तो अमेरिकन संविधान के 48 एवं 50 है और प्रतिद्वंदी राज्यों के जो है बहुमुखी राक्षस हो जाता है। तो ये बात काफी क्लियर यहाँ पर आ जाता है। यदि बात करें तीसरी पॉइंट की, जिसमें अमेरिकन संविधान शक्तियों की पूर्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण जो है कार्यपालिका तथा विधान पालिका के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों को एक दूसरे को कार्य क्षेत्र से हस्तक्षेप करने से रोक दिया है और न ही किसी को जो है तनाशाह बनने दिया है। तो इसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था कि न्यायपालिका संतुलित चक्र है, यानी जुडिशरी इज द बैलेंस व्हील्स ऑफ द होल सिस्टम। यदि बात करें हम चौथे पॉइंट की, तो इसमें यही बात आया है कि सरकार के तीनों अंगों में जो है न्यायपालिका की शक्ति कम है और इस प्रकार बहुत ही कमजोर संस्था माना गया है। न्यायपालिका के न तो वित्त पर नियंत्रण है और न ही तलवार पर, अर्थात देश के वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है जबकि देश की सेनाओं पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। और यह सत्य है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्था का इन दोनों में से किसी एक पर भी नियंत्रण नहीं है वो सदैव ही कमजोर संस्था मानी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन तीनों अंगों में संतुलन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति हो। इस शक्ति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट जो है कांग्रेस पर और राष्ट्रपति पर कुछ नियंत्रण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। अगर समझने की बात है यहाँ पर समझना चाहोगे तो एक बात साफ होता है कि आपको पता है कांग्रेस का जो है वित्तीय चीजों पे पूरा नियंत्रण है, ठीक है, और राष्ट्रपति का नियंत्रण जो होता है सेनाओं पर होती है। तो इसमें जो पुनरीक्षण की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को मिला हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि बात करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 5वां पॉइंट के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट की न्याय पुनरीक्षण शक्ति के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का सीमित प्रयोग किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित किया है जो वास्तव में संविधान के लिए जो है विरुद्ध थे। इसमें फाइनल के अनुसार सन जो है 1947 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 58,000 निर्णय में से केवल 76 जो है कांग्रेस के कानूनों के अवैध घोषित किया था। अब देखिए यहाँ पर जो बात किया जा रहा है यानी 58,000 निर्णय थे और उसमें से सिर्फ 76 कानूनों को ही रद्द किया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई यहाँ पर जो है खामियां नहीं निकाली जा सकती। कहते हैं अगर 76 में कुछ खामियां थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाला था। तो कहते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा जगह है जहाँ पर जो है कांग्रेस या राष्ट्रपति पे जो है ब्रेक लगाया जा सकता है, यानी मनमानी करने से रोका जा सकता है। इसमें जो प्रेसिडेंट विलियम्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि न्यायालय की सर्वैधानिक शक्ति व्यक्तिगत अधिकार तथा सरकार के विशेष अधिकार का प्रमुख रक्षक के रूप में है। तो मिनोरा ने भी साफ शब्दों में ये बात को क्लियर किया था कि न्यायालय के इस महान शक्ति के विरुद्ध कितनी भी असंतुलता क्यों न हो, इसके स्थान पर किसी को भी जो है कार्य योग्य प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। Whatever dissatisfaction of the may be arise over the court exercise is the great power, there is no workable situation for it। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना के बावजूद भी इसको समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसकी महानता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, तो इसकी महानता कभी कम भी नहीं होने वाली है। यदि बात यहाँ पर करें न्याय पुनरीक्षण की सीमित करने की सुझाव, तो देखिए कुछ सुझाव देना भी जरूरी है इसमें कि प्रपोजल टू लिमिट जुडिशियल रिव्यू कैसे किया जा सकता है। कहते हैं न्याय पुनरीक्षण का आरंभ जो है सन 1803 ईस्वी में हुआ था
और तब से लेकर आज तक इसकी निरंतर आलोचना की जा रही है। जब कोई बड़े महत्व का सामाजिक कानून सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 के जो है विपरीत 4 मतों से अवैध घोषित कर देती है, तब जनता सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कड़ी आलोचना भी करती है। आज अमेरिकन जनता इस शक्ति को समाप्त नहीं करना चाहती है, परंतु इस शक्ति को सीमित करने के पक्ष में अवश्य ही है। कहते हैं राज्य में संविधान को संशोधित करने का हाई कोर्ट की इस शक्ति को सीमित कर दिया गया है और इसे संविधान अनुसार राज्य के हाई कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है जिसके पक्ष में 2 या इससे अधिक न्यायाधीश हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पुनरीक्षण शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए हैं। तो इसमें पहला सुझाव तो यही आती है कि 2/3 मत यानी 2/3 इज अ वोट। सर्वप्रथम सुझाव दिया जाता है कि कांग्रेस के कानून तथा राज्य के विधानमंडल के कानूनों को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2/3 मत से निर्णय करना चाहिए और इस सुझाव के अनुसार निर्णय साधारण बहुमत अथवा 5 या 4 से नहीं हो सकती है बल्कि 2/3 अथवा 6-3 से हो सकती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। कुछ लोग का यह भी विचार है कि निर्णय जो है 6-3 से नहीं बल्कि 7-3 अथवा 8-1 से होनी चाहिए, जो बहुत बड़ी बात आ जाती है। इस सुझाव को लागू करने के लिए 3 रास्ते हैं। प्रथम जो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वयं इस सीमा को अपने पर लागू कर ले। दूसरी बात यही होता है कि कांग्रेस कानून पास करके इस सुझाव को व्यवहारिक रूप दे दी जा सकती है और तीसरी बात यही आता है कि संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। तो इसमें डिमार्क ने साफ शब्दों में बात कहा था कि तीसरा मार्ग सबसे अच्छा है अथवा संविधान में संशोधन करके इस सुझाव को जो है लागू किया जा सकता है। लेकिन बेटेवर जो भी हो, ये तो कहते हैं कानून के लिए जरूरी है और सर्वोच्च न्यायालय जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना योगदान देता है। कहते हैं अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट के जो है दूसरा है जिसमें न्यायाधीश का जो है महाभियोग में रखा गया है। कहते हैं सर 1803 ईस्वी में जो है मारवाड़ी बनाम जो है मेडिसन के मुकदमे के निर्णय के पश्चात यह मांग की गई थी कि न्यायाधीशों पर जो है महाभियोग चलाकर उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए, परंतु इस सुझाव को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना अति कठिन बात हो गई। तो इसको ये मुकदमा ने साफ शब्दों में कर दिया गया था, जिसमें मुकदमा जो है मारवाड़ी बना मेडिसन के रूप में किया गया था, जिसमें जो है न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की बात की गई थी, लेकिन जिसको रद्द कर दिया गया था। यदि बात यहाँ पर करें हम तीसरी पॉइंट के, तो यही बात आता है हमारे समझ कि कांग्रेस द्वारा जो है न्यायालय को तोड़ना। संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया है, बाकी सभी संघीय न्यायालय कांग्रेस के साथ स्थापित किए गए हैं और कांग्रेस उन्हें समाप्त भी कर सकती है, परंतु डिमार्क ने के अनुसार इस विधि किसी भी रचनात्मक परिणाम की संभावना नहीं रह जाती है। तो इसलिए कांग्रेस द्वारा न्यायालय की तोड़ना सही नहीं रहेगा। बात करें मुकदमे पर सीमित क्षेत्राधिकार का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आरंभिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर कांग्रेस उसके बाकी क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है, तो आरंभिक क्षेत्राधिकार जो है सीमित इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है, परंतु इस सुझाव के विरुद्ध यह कहा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि मुकदमे पर जो है सीमित क्षेत्राधिकार जो है इस पे भी रखना जरूरी है। तो ये सब सुझाव है जिसको विषय में आपको जानना भी चाहिए और इसको समझने की कोशिश भी करना चाहिए। यदि बात करें अगले पॉइंट के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यायिक विशेष अधिकार को रद्द करने की कांग्रेस की शक्ति दी गई है। बात यहाँ एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे, कांग्रेस उन्हें कानून को 2/3 जो है मत से अवैध घोषित भी कर सकती है। यह सुझाव जो है सेनेटर्स रोबर्ट एस ऑल फ्लेडर ने दिया था। कहते हैं सन जो है 1924 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय दिया गया था और सन जो 1937 में जो सेनेटर वाटर वियर्स ने इस सुझाव को दोहराया भी था। ये सुझाव संविधान में संशोधन करने के लागू किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी प्रावधान नहीं है, लेकिन संशोधन करना भी अमेरिकन के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर बात करें यहाँ 6वें पॉइंट का, तो यही बात यहाँ उभर के सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। तो ये सुझाव के रूप में है कि संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, इसकी संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। संख्या बढ़ने का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है जो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हों और राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो 1937 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यू डील्स स्टेटस अवैध घोषित कर दिया था। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने पर बहुत जोर दिया जाता है, परंतु रूजवेल्ट को सफलता नहीं मिली, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय।
उसके पश्चात देखा जाए तो न्यायाधीशों के जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी करना जरूरी होता है। बात यहाँ पर आ जाता है कि अमेरिका में न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु पर रिटायर नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। न्यायाधीश चाहे तो आयु पर्याप्त अपने पद पर रह सकते हैं, या बड़ी अजीब बात है कि प्रायः सभी व्यवसायों में कर्मचारियों को एक निश्चित आयु पर रिटायर किया जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु पर रिटायर नहीं होना पड़ता है। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु अथवा 70 वर्ष की आयु में अवश्य ही रिटायर कर देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी खामी है और इस सुझाव को मानना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे में जो है कानून सही रूप से नहीं चल सकती है। अगर बात यहाँ करें न्यायाधीशों के वापस बुलाना, तो यह सुझाव दिया जाता है कि जब न्यायाधीश किसी कानून को अवैध घोषित कर दे तो उस निर्णय पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम्स करवाना चाहिए और न्यायाधीशों को वापस बुला लिया जाए। ऊपर लिखित सुझावों से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति में सुधार करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, परंतु इनमें से एक भी जो है सुझाव नहीं है जिससे यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अमेरिकन जनता सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को महत्व को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इस शक्ति को बनाए रखने के पक्ष में है। अमेरिकन जनता यह अच्छी तरह जानती है कि संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि कांग्रेस और अथवा राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहते हैं कांग्रेस और राष्ट्रपति को जो है कानूनी शक्ति पर ब्रेक लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके लिए भी महत्वपूर्ण ये है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों ये ज़रूरी था और इस बारे में हमने जाना भी समझा भी है, और इसके साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हुआ है। अगला चैप्टर जो होगा राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में कौन कौन से जो है पॉलिटिकल पार्टी है और इसका क्या महत्व है और कैसे जो है ये कार्य करती है। तो अगला जो चैप्टर होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका ये जो है अधूरा रह जाएगा। लेकिन अधूरा तब भी रह जाएगा जब आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। या अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, नहीं तो बाद में ये चैनल आपको मिलेगा नहीं और फिर आप हाथ मिलते रह जाओगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए जो बीए भी कर रहे हैं चाहे एमए कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट जो है इस पे उपलब्ध रहेगा और ये आपको फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको एक बात ज़रूर करना है जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।